So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. In this video, we will discuss the general characters of protozoans. इस वीडियो के अंदर हम प्रोटोजोन के जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको प्रोटोजोन्स के बारे में और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम इसके जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर आए प्रोटोजोन्स के, पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोटोजोन्स होते क्या है। ठीक है, जो ये प्रोटोजोआ है ये एक्चुअल में क्या है, ये किंगडम है, ये फाइलम है, ये ग्रुप है, ये क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के अंदर हम किन को रखते हैं, किन ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटोजोआ की कैटेगरी में डालते हैं। सबसे पहले तो ये बात आती है। नाउ प्रोटोजोन के अंदर हम उन ऑर्गेनिज्म को डालते हैं, उन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जिनके अंदर दो कंडीशंस फुलफिल होती है। ओके, नाउ फर्स्ट कंडीशन जो इसके अंदर फुलफिल होनी चाहिए प्रोटोजोन होने के लिए, वो है इसका यूनिसेल्युलर होना। ये यूनिसेल्युलर होना चाहिए कोई भी ऑर्गेनिज्म, एंड सेकंड वो यूकैरियोटिक होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए। तो जो ऑर्गेनिज्म ये दो कंडीशन फुलफिल करते हैं उनको हम प्रोटोजोन की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, पहला ये यूनिसेल्युलर होना चाहिए एंड सेकंड ये यूकैरियोटिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहां रखते हैं, प्रोटोजोन्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, नाउ अब बात ये आती है, इसके कैरेक्टर्स पर हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता जाऊं। जो ये प्रोटोजोआ है एक्चुअल में ये क्या है, क्या ये फाइलम है, क्या ये किंगडम है, ये क्या है। ठीक है, इसको हम जान लेते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज में आपको लिखा रहता है फाइलम प्रोटोजोआ, कहीं पर आपको दिखेगा ग्रुप प्रोटोजोआ, कहीं पर आपको दिखेगा सब डिवीजन प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि जो प्रोटोजोआ है हमारा ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये फाइलम नहीं है, ये ग्रुप है। ओके, ओल्ड क्लासिफिकेशन, जो पहले ओल्ड क्लासिफिकेशन थी उसमें पहले जो ये प्रोटोजोआ था, ओल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोटोजोआ को एनिमेलिया, जो किंगडम हमारा है किंगडम एनिमेलिया, उसके अंदर ये फाइलम हुआ करता था प्रोटोजोआ। ठीक है, लेकिन जो ये अभी जो मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसके अंदर ये जो प्रोटोजोआ है, उसके अंदर जो ये प्रोटोजोआ हमारे पास है, इसको किंगडम एनिमेलिया से हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसको कहां पर रखा गया है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अब ये जो प्रोटोजोआ है वो एक सब किंगडम है। ठीक है, एक सब किंगडम है, ये एक सब किंगडम है। ठीक है, किसका सब किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा का एक सब किंगडम है। इसको हम सब किंगडम भी कह सकते हैं, इसको हम ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, जो ये प्रोटोजोआ है इसको हम ग्रुप भी कह सकते हैं, इसको हम सब किंगडम भी कह सकते हैं। किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का। ठीक है, तो ये है इसकी जो करंट पोजीशन है वो इसकी ये है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये फाइलम नहीं है प्रोटोजोआ, ये क्या है, ये हमारे पास सब किंगडम है, या इसको हम कहेंगे ये ग्रुप है। किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का एक ग्रुप है, या किंगडम प्रोटिस्टा का एक सब किंगडम है। ओके, सो यहां पर देखिए, आपको कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर देता जाऊं। द प्रोटोजोन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। इनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने इनको डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लार्जेस्ट फाइलम, इस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, अभी इस पर मत आइए, नेक्स्ट आइए। प्रोटोजोन टर्म वाज कॉइन्ड बाय गोल्डफस। ठीक है, यहां पर गोल्ड करना है आपने, GOLD। ठीक है, GOLD, गोल्डफस। ठीक है, गोल्डफस ने टर्म को कॉइन किया है, जबकि डिस्कवर किसने किया सबसे पहले, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले डिस्कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स आर नाउन एज प्रोटोजोलॉजी। जो प्रोटोजोन्स की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोलॉजी उसको कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इस पॉइंट पर आएंगे हम। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। अब जब जैसा मैंने आपको कहा, जो ओल्ड क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर जो है हम उसके अंदर क्या किया हुआ था, उसके अंदर इसको जो प्रोटोजोआ है उसको एनिमेलिया किंगडम के अंदर रखा हुआ था। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया से तो उसको हटा दिया गया है प्रोटोजोन्स को। ठीक है, लेकिन अभी भी आपको कई सोर्सेज ऐसे मिलते हैं जहां पर ये जो प्रोटोजोआ है उसको किंगडम प्रोटिस्टा का एक फाइलम कंसीडर किया जाता है। जैसे ये है किंगडम का नाम क्या है, प्रोटिस्टा का एक फाइलम इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, किसको, प्रोटोजोन्स को। ठीक है, फाइलम कंसीडर किया जाता है, ये सभी के द्वारा कंसीडर नहीं किया जाता। मैंने आपको कहा जो मोस्ट ऑफ द सोर्सेज आपको मिलेंगे उसमें इसको फाइलम कंसीडर नहीं किया हुआ है। ठीक है, उसमें इसको क्या कंसीडर किया हुआ है, सब किंगडम या ग्रुप इसको कंसीडर किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे सोर्सेज में आपको आज भी प्रोटिस्टा के अंदर जो प्रोटोजोआ है वो एक फाइलम के तौर पर मिलता है। ठीक है, तो वो वाले सोर्सेज जो
प्रोटोजोन्स को एक फाइलम कंसीडर करते हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग प्रोटोजोन जो है थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एंड उसके बाद किसकी टर्न आती है, प्रोटोजोन्स की टर्न आती है, ठीक है। प्रोटोजोन उसके बाद आते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग है जो इसको एक फाइलम कंसीडर करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सोर्सेज में आपको ये फाइलम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ये क्या है, ये ग्रुप है या एक सब किंगडम है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टर्स के ऊपर कि प्रोटोजोन्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। नाउ first character is the body is very small, often microscopic and colorless. It varies in shape, which may be spherical, oval, bell-like, spindle-shaped, स्लीपर-like और irregular, ठीक है। अब सिंपल सी है, मैंने आपको पहले ही कंडीशन बताई। पहला तो ये यूनिसेलुलर होना चाहिए, सेकंड ये यूकैरियोटिक होना चाहिए, ठीक है। और साथ में देखिए जो ये हमारे पास प्रोटोजोन्स होते हैं वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, वो ओवल भी हो सकते हैं, वो बेल लाइक भी हो सकते हैं, वो स्पिंडल शेप्ड भी होते हैं, मतलब बहुत सारी शेप्स में हमें ये देखने को मिलते हैं। जैसे एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, यूग्लिना हो गया, ठीक है। सभी की शेप अलग अलग है, आप देखते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप पर हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है, the body is not divided into cells, hence protozoans are called acellular or non-cellular organisms. They have protoplasmic level of organization, ठीक है। जो हमारे पास प्रोटोजोन्स रहते हैं उनके अंदर क्योंकि हमारे पास सेल का क्लस्टर नहीं बनता है, सेल का कोई ग्रुप नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए इनको हम कैसे कहते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, hence protozoans are called acellular and और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो एसेलुलर है इसका क्या मतलब है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड एसेलुलर। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस टर्म को समझना अगर चाहते हो कि एसेलुलर क्या होता है तो आप वहां जाके उसको डिटेल में समझ सकते हो, ठीक है। अभी आपको याद रखना है जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो एसेलुलर होते हैं, ठीक है। और साथ में इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि इनमें सेल्स का ग्रुप नहीं बनता है, इसमें एक ही सेल होता है, ठीक है। और वो भी जो है बहुत सारी वेरिएशन को शो करता है एक सिंगल सेल से, ठीक है। इसलिए हम इसको प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसकी कंसीडर की जाती है, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको कहा एसेलुलर ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, एसेलुलर वाली वीडियो का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बॉडी इज वेरी सिंपल, ठीक है। सिंपल तो होगी क्योंकि यूनिसेलुलर बॉडी है, सिंपल होगी वो, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इनटू साइटोप्लाज्म एंड वन और मोर सिमिलर और डिसिमिलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब यहां पर देखो ये इस पॉइंट में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। द बॉडी इज वेरी सिंपल, इट कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इनटू साइटोप्लाज्म एंड वन और मोर सिमिलर, मतलब एक बॉडी होगी, ठीक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में अब बहुत सारे प्रोटोजोन आपको ऐसे मिलते हैं जिनमें साइटोप्लाज्म दो भागों में बंटा हुआ होता है, मतलब दो पार्ट्स में बंटा हुआ होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। जो अंदर वाला थिक मास होता है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म, ठीक है। और जो बाहर से जाता है उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे जब हम एक एक करके प्रोटोजोन्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पर देखो और एक स्पेशल फीचर यहाँ पर भी कहा गया है, बताया गया है, इट कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इनटू साइटोप्लाज्म एंड वन और मोर सिमिलर और डिसिमिलर न्यूक्लियर, मतलब बहुत सारे प्रोटोजोन्स आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जिसमें जो है एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी देखने को मिल सकती है। जैसे आपने पैरामीशियम को देखा होगा, पैरामीशियम जो होगा अभी तो आपने नहीं देखा होगा, अब डिस्कस करेंगे उस पैरामीशियम को हम, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर नहीं एसेलुलर है, ठीक है, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हालांकि एक सेल का बना हुआ। मैंने आपको पहले कहा इस वीडियो को आप जरूर देखें, यूनिसेलुलर एंड एसेलुलर में डिफरेंस, ठीक है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है, इसको आप देख लो, आपको बहुत सारा जो है इसमें से समझ आ जाएगा फिर, ठीक है। द बॉडी इज वेरी सिंपल, इट कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड टू साइटोप्लाज्म एंड वन और मोर सिमिलर और डिसिमिलर न्यूक्लियर, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पैरामीशियम के अंदर होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं और उन दोनों ही न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, फंक्शन भी अलग अलग होता है, मतलब न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, लोकोमोशन occur by blunt finger like processes called the pseudopodia or by long filaments, इसको आप काट लो, long filaments termed the flagella। इस फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, इसका मतलब ये है जितने भी हमारे पास प्रोटोजोन्स है उनके अंदर लोकोमोशन के अलग अलग जो है मीडियम होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से वो
लॉक्यूमोट कर सकते हैं प्रोटोजोन्स, ठीक है। एक तरह के उनके अंदर लॉक्यूमोटरी ऑर्गन नहीं होते। जैसे आपने एमीबा को देखा होगा, एमीबा को आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। एमीबा कैसे मूव करता है? एमीबा जो है सूडोपोडिया के जरिए मूव करता है, मतलब एमीबा के अंदर सूडोपोडिया बनते हैं, ठीक है। तो पहला जो चीज है जिससे प्रोटोजोआ मूव करते हैं वो है सूडोपोडिया। दूसरा आपने देखा होगा, जैसे यूग्लिना को आपने देखा होगा, ठीक है। यूग्लिना के अंदर क्या होता है, जैसे ये यूग्लिना की बॉडी, तो इसमें एक ऐसा फ्लैजिला लगा होता है, ये इसकी मदद से ये इसकी हेल्प से जो है मूव करता है। तीसरा आपने देखा होगा पैरामीशियम, पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर इस तरह से सीलिया देखी होगी, ये सीलिया की हेल्प से मूव करता है, ठीक है। तो प्रोटोजोन जो हमारे पास है उनके अंदर लॉक्यूमोशन के लिए अलग अलग जो है हमारे पास अलग अलग जो है मीडियम देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ जो है सूडोपोडिया के थ्रू मूव करेंगे, कुछ जो है सीलिया के थ्रू मूव करेंगे, कुछ जो है फ्लैजिला के थ्रू मूव करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग यहां पर चीजें हैं मूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। नाउ न्यूट्रिशन इज जनरली होलोट्रोपिक एंड लोकोमोटरी ऑर्गन हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर इन फूड वैक्यूल्स सम पैरासाइट्स फॉर्म्स आर विदाउट लोकोमोटरी ऑर्गन्स। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखो जनरली इनकी फीडिंग कैसी होती है, होलोट्रोपिक होती है। अब ये होलोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोट्रोपिक मोड का होता है, ज्यादातर में होलोट्रोपिक होता है, ठीक है। होलोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, होलोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम फूड को माउथ के थ्रू जो है बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद, ठीक है, बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलती है उस फूड को यूटिलाइज करने में, ठीक है। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें फूड को यूटिलाइज करने के लिए एक बहुत लंबी प्रोसेस चलती है, उसको हम कहते हैं होलोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे आपने ह्यूमन के अंदर देखा होगा, ह्यूमन के अंदर देखिए फूड का यूटिलाइज करने के लिए कितनी प्रोसेसेस से होकर फूड को गुजरना पड़ता है। पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेक्शन, तो कितने सारे स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास न्यूट्रिशन का जो मोड होता है उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स के अंदर जो है फूड वैक्यूल्स होते हैं। फूड वैक्यूल क्या है ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस आपको ये याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स के अंदर हमें फूड वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये फूड वैक्यूल जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट करवाते हैं मतलब उसको। नेक्स्ट देखिए क्या है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, एक्सक्रीशन मेनली टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस, एक्सक्रीटरी मैटर इज मेनली अमोनिया। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स के अंदर जो आपको एक्सक्रीटरी वेस्ट जो देखने को मिलेगा वो क्या है, अमोनिया है, ठीक है। और दूसरा देखिए एक्सक्रीशन मेनली टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस। अब यहां पर देखो मैंने आपको कहा ये प्रोटोजोन है, ये कैसे है, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। यूनिसेलुलर है तो सिंपल सी बात है, सारी की सारी जो प्रोसेसेस है वो एक ही सेल में होगी, ठीक है। अब जो वेस्ट मटेरियल इसको बाहर भेजना है तो इसके अंदर कोई स्पेशल जो है प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये बॉडी वॉल के थ्रू जो है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टू बैलेंस द वाटर लेवल इन बॉडी दे हैव स्पेशल रेगुलेटरी मैकेनिज्म नाउन एज ऑस्मोरेगुलेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो प्रोटोजोन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है, ठीक है। प्रोटोजोन्स जो है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए प्रोटोजोन्स के अंदर जो है एक मैकेनिज्म बनता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको ये जो ऑस्मोरेगुलेशन है, इस ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप ऑस्मो रेगुलेशन को समझना चाहते हो कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, किस तरह से ये प्रोटोजोन्स के अंदर होता है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने इस वीडियो का लिंक भी डाला हुआ है, ठीक है। वहां पर मैंने क्रिस्टल क्लियर जो है इसको समझाया हुआ है कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से ये जो है एमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना के अंदर परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आप वहां से जाके देख सकते हो, इनके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, ऑल प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन, मल्टीफिशियल एंड बडिंग। ये तो इसका कॉमन सा कैरेक्टर है, ये आपको पता होगा। जो हमारे पास ज़्यादातर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादातर जो है फिशन से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनके अंदर बाइनरी फिशन भी हो सकता है, इनके अंदर मल्टीपल फिशन भी हो सकता है, और इनके अंदर जो है बडिंग भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन 9th पॉइंट क्या है, फ्रेश वाटर एंड मैनी पैरासिटिक प्रोटोजोन्स form around themselves protective covering the cyst wall to resist unfavorable condition and for dispersal। अब देखो बहुत सारे प्रोटोजोन्स आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो जैसे एमीबा हमारे पास है,
ठीक है, ये अमीबा हमारे पास है। जब अनफेवरेबल कंडीशन, सिर्फ अमीबा की बात नहीं है, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन क्या होते हैं, जैसे ही कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, जैसे कोई बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई, या इसको फूड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं ये मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स अपने बाहर एक लेयर बना लेते हैं, बहुत ही हार्ड लेयर बना देते हैं, ठीक है। ये लेयर 2 से 4 की हो सकती है, मतलब 2 से 4 लेयर जो है अपने बाहर बनाते हैं। ये जो 2 से 4 लेयर ये अपने बाहर बनाते हैं ये प्रोटोजोन्स अनफेवरेबल कंडीशन में, इसको हम कहते हैं सिस्ट वॉल्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस्ट वॉल्स, या सिंपली हम इसको कहते हैं सिस्ट। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिस्ट, ठीक है। तो ये भी जो है प्रोटोजोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं, सिस्ट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10th पॉइंट एंड लास्ट, इन फ्यू ग्रुप्स। अब देखिए जो भी, इसको मैं सीधे बता देता हूं आपको, जैसे मान लो कोई प्रोटोजोन्स है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स हमारे पास ऐसे होते हैं। अब जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें जो आउटर कवरिंग होती है ज्यादातर में वो होती है पेलिकल, ठीक है, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोन्स की पेलिकल, ठीक है। अब बहुत सारे प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, यहां पर इस पेलिकल में एक डिपोजिशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहां पर ये डिपोजिशन किस चीज की होती है, यहां पर देखो इसमें 10th पॉइंट में बताया हुआ है, इन फ्यू ग्रुप्स रेडियोलेरियन एंड फोरामिनीफेरा CaCO3 एंड सिलिका फॉर्म एन एक्सोस्केलेटन। मतलब ये जो कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म है इस ग्रुप के और इस ग्रुप के, ठीक है, इनके ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनके ऑर्गेनिज्म अपने बाहर मतलब पेलिकल के बाहर CaCO3 और सिलिका की एक थिक लेयर को डिपॉजिट करते हैं, बहुत ही हार्ड लेयर को डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, बहुत ही हार्ड लेयर को सारे के सारे प्रोटोजोन नहीं, सिर्फ इन दोनों ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने बाहर कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की बहुत ही हार्ड जो है कवरिंग बनाते हैं। जब ये ऑर्गेनिज्म, ये हार्ड कवरिंग वाले ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, तो ये सी के फ्लोर पर आ जाते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी डिपोजिशन बना लेते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं ऊज, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ऊज कहते हैं, ठीक है। और ये काफी ज्यादा इनका यूज होता है ऊज का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए व्हेन दीज प्रोटोजोन डाइड, किन प्रोटोजोन की बात हो रही है, जिनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की लेयर होती है, ठीक है। व्हेन दीज प्रोटोजोन डाइड दे विल फॉर्म अ डिपोजिशन इन द बेड ऑफ द सी कॉल्ड फोरामिनीफेरल ऊज एंड रेडियोलेरियन ऊज। ऊज मैंने आपको कहा जब वो नीचे डाई होके नीचे फ्लोर पर आ जाते हैं तो वहां पर एक डिपोजिशन बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं ऊज। इनका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो ये थे हमारे पास ग्रुप प्रोटोजोआ, इसके हमने सारे के सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।